So after having discussed कि क्या एस्थमा होता है, क्या ट्रिगर फैक्टर्स हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, अब एस्थमा होता क्या है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, क्या सीओपीडी में पैथोफिजियोलॉजी है, क्या इनके सिम्टम्स होते हैं, क्या इनके साथ कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस भी होती हैं, अब हम इस वीडियो में इन 3 बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी का जहां तक मतलब होता है कि किन रीजंस के कारण एस्थमा होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एस्थमा इज ए हाइपर रिस्पॉन्सिव डिजीज। हाइपर रिस्पॉन्सिव से क्या मतलब है, कोई भी स्टिमुलस या ट्रिगर फैक्टर मिला तो एस्थमा के तो जो स्मूथ मसल्स हैं, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं, वो कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो कंस्ट्रिक्ट करने से क्या होगा कि नैरोइंग ऑफ द एयरवेज हो जाएगी। दूसरा क्या होता है कि जो ग्लैंड्स हैं वो हाइपरट्रॉफिड हो जाते हैं एस्थमा में, और उनसे म्यूकस के सिक्रीशन ज्यादा हो गए। तीसरी क्या बात होती है, अगर इन चीजों को ठीक ना किया जाए टाइमली तो एयरवेज रीमॉडलिंग हो जाती है। एयरवेज रीमॉडलिंग से मतलब है कि एयरवेज इरिवर्सिबली यानी कि परमानेंट डैमेज हो जाता है। उस टाइम पे क्या होता है कि सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस हो जाता है, ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, मतलब जो एयरवे है उसका जो ल्यूमेन है वो नैरो ही हो जाता है और हमेशा के लिए। पर ऐसी स्थिति में आने से पहले हम बहुत चीजें कर सकते हैं जिनसे कि इस सिचुएशन तक हम ना पहुंचे। तो क्या पाया जाता है कि जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं उनमें म्यूकस हाइपर सिक्रीशन होता है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन हमेशा ही एस्थमा के पेशेंट्स में रहती है। तो थोड़ी इन्फ्लेमेशन रहने से अगर पेशेंट फिर किसी ट्रिगर फैक्टर या रिस्क फैक्टर के संपर्क में आता है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है। तो इन्फ्लेमेशन बढ़ गई, हाइपर रिस्पॉन्सिव हो गया, तो एयरवेज उनके कंस्ट्रिक्ट होने लग जाते हैं। तो हमको इसका फिर ट्रीट करने के लिए 2 चीजें करनी है। एयरवे कंस्ट्रिक्शन के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स की जरूरत है। दूसरा, क्योंकि इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेशन के लिए कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स चाहिए। अब द बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एस्थमा एंड सीओपीडी इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये हमारे देश में आज भी लोग बहुत डरते हैं कि स्टेरॉइड पे डाल दिया, नहीं स्टेरॉइड पे नहीं, स्टेरॉइड नहीं लेना। ये गलत नोशन है। आपको स्टेरॉइड की जरूरत पड़ेगी और आपको स्टेरॉइड लेना भी चाहिए। और इस कोविड टाइम में भी एस्थमा और सीओपीडी पेशेंट्स में ऐसा नहीं है कि उनको कोविड हो जाएगा। दे आर इक्वली, इट इज लाइक इक्वली प्रेवलेंट। ऐसा नहीं है कि एस्थमा वाले पेशेंट्स को कोविड होने के चांसेस ज्यादा, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन लोगों को एस्थमा और सीओपीडी है, अगर उनको कोविड होता है तो उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो कोविड भी एयरवे में है, ये भी एयरवे में है। एयरवे ऑलरेडी आपका कॉम्प्रोमाइज है तो बीमारी आपकी और ज्यादा बढ़ जाती है, आप हाइपोक्सिया में चले जाते हैं। कोविड के टाइम पे ऐसा भी देखा जाता है कि या तो आपको कोई सिम्टम नहीं आएगा या एस्थमा के सिम्टम्स या सीओपीडी के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि ब्रेथलेसनेस बढ़ जाती है, खांसी बढ़ जाती है, और क्योंकि जो सीओपीडी पेशेंट्स हैं उनमें म्यूकस यानी कि बलगम की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। पेशेंट एस्थमा के पेशेंट्स में खांसी जो है अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट के टाइम पे सिम्टम्स आते हैं। तो जिन एस्थमा के लोगों को कोविड हो जाता है उन लोगों में क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में या लेट नाइट में उनके सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। फीवर आएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरती है। और एक बहुत ही यूनिक सी फाइंडिंग है कि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरती है नहीं पता चलता मरीजों को। ऑक्सीजन 80 तक भी चली जाती है, पेशेंट इज स्टिल एसिम्प्टोमेटिक, पता ही नहीं चलता। दैट इज कॉल्ड हैप्पी हाइपोक्सिया। तो एक हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन गिर रही है पर आपकी बॉडी उसमें कोई एक्ट नहीं कर रही। अदरवाइज 94 तक अगर आपकी ऑक्सीजन आ जाती है तो आपकी बॉडी बताने लगती है कि यस द ऑक्सीजन सैचुरेशन इज गोइंग डाउन। सो एस्थमा और सीओपीडी के मरीजों को इस टाइम पे स्पेशली पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखना बहुत जरूरी है, और एक दिन में कम से कम 3 या 4 बार यानी कि 6 आवरली अपनी ऑक्सीजन मॉनिटर करें एंड ये मेंटेन रखें कि उनकी ऑक्सीजन लेवल 95 से अबव रहे। इन केस उनकी ऑक्सीजन लेवल्स नीचे जाती हैं, स्पेशली अगर 90 से ज्यादा गिरने लगती हैं, तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए बिकॉज दे माइट नीड ऑक्सीजन थेरेपी एट दैट टाइम।
तो ये कई लोगों में बहुत नोशन है। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि मैडम क्या हम घर पे ऑक्सीजन, जो छोटे छोटे ये आते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, नो, इट इज एन अटर वेस्ट। इफ अ पेशेंट नीड्स ऑक्सीजन, इफ डोमिसिलरी ऑक्सीजन इज नीडेड, then it has to be, patient has to go to the hospital, or else the domiciliary oxygen is given only by an authorized मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो उसलिए हमको ये चीजों का ध्यान बहुत जरूरी रखना है। मैंने ये बताया कि एस्थमा के मरीजों में कुछ एक बेसलाइन इन्फ्लेमेशन हमेशा बना रहता है। तो जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, कोई भी ट्रिगर फैक्टर आया, तो ये इन्फ्लेमेशन ऐसे ऐसे बढ़ने लगता है। ऐसा नहीं है कि जब इतना इन्फ्लेमेशन में है पेशेंट तो पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे, तब पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल एसिम्टोमेटिक चलता है। मैंने ये भी बताया कि एस्थमा में वेरिएबल है सिम्टम्स। पेशेंट को कभी कोई भी सिम्टम नहीं है, 2-2 हफ्ते तक पेशेंट का अगर आप स्पायरोमेट्री यानी कि लंग फंक्शन टेस्ट भी करवाएंगे तो आप पाएंगे कि पेशेंट का लंग फंक्शन टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे सीओपीडी पेशेंट में कभी भी लंग फंक्शन टेस्ट नॉर्मल नहीं आएगा, क्योंकि उनकी परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन है, एंड सीओपीडी इज अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। तो जब एस्थमा में इन्फ्लेमेशन बेसलाइन पे रहा, फिर उसके बाद इन्फ्लेमेशन बढ़ा, तो एक पीक, एक थ्रेशोल्ड लेवल आ जाती है, जिसके बाद पेशेंट्स को सिम्टम्स आते हैं। तो क्या सिम्टम्स आते हैं एस्थमा में? मोस्टली वीज, पेशेंट की छाती में से जैसे कि सीटी बजती है वैसी आवाज आती है, उसकी सांस लेने में दिक्कत होती है और वो खूब खांसता है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एस्थमा और सीओपीडी में। जो खांसी है एस्थमा के मरीजों में, दैट इज नॉन प्रोडक्टिव, यानी कि उसमें बलगम नहीं आती, सूखी खांसी होती है। लेकिन सीओपीडी के मरीजों में खांसी इज प्रोडक्टिव, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ कोपियस स्पूटम, बहुत बलगम निकलती है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है। और अगर इन दोनों कंडीशंस में कोविड आता है तो इन दोनों के सिम्टम्स अपने अपने लेवल पे बढ़ जाते हैं। मेन चीज है ब्रेथलेसनेस। और एस्थमा में आप ये ध्यान रखिए कि या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इन द इवनिंग सिम्टम्स बढ़ेंगे। तो क्योंकि बेसलाइन इन्फ्लेमेशन हमेशा एस्थमा के पेशेंट्स में रहता है, अगर हमको उस इन्फ्लेमेशन को हमेशा हटा के रखना है और उसको कैसे हटाएंगे, ताकि पेशेंट इनहेल्ड स्टेरॉइड कुछ थोड़ी मात्रा में हमेशा ले। अब हमारा मरीज कहता है कि मैडम मुझे कोई सिम्टम ही नहीं है, मैं क्यों दवाई लूं? दवाई इसलिए लेनी है कि जब भी आपको ट्रिगर फैक्टर आएगा तो एकदम फ्लेयर हो जाएगा, वो फ्लेयर ना हो। मिनिमल अगर आप दवाई लेते रहिए तो आप हमेशा सेफ एंड साउंड रहेंगे। अब एस्थमा में 2 चीजें मैंने बताया कि एक तो एयरवे कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, दूसरा ग्लैंड से म्यूकस बहुत निकलती है। तो एयरवे कंस्ट्रिक्शन के लिए आपको ब्रोंकोडायलेटर देना है और दूसरे के लिए आपको स्टेरॉइड देना है एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी। अब होता क्या है कि लोग आधा ट्रीटमेंट करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर दिया, स्टेरॉइड दिया नहीं, क्योंकि मरीज कहेगा मैं तो स्टेरॉइड लूंगा नहीं। तो ब्रोंकोडायलेटर लेने से तो आधा ट्रीटमेंट हुआ, इन्फ्लेमेशन फिर भी रह गई। अगर आपका ये नॉर्मल आपका ल्यूमेन है, एस्थमा के टाइम पे इतना हो गया, आपने ब्रोंकोडायलेटर दिया, इतना बढ़ गया, लेकिन इन्फ्लेमेशन अभी भी है, फिर कोई ट्रिगर फैक्टर आएगा। तो एस्थमा का मरीज हमेशा इस विशियस सर्कल में घूमता रहता है कि पूरे तरीके से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर थोड़ा सा एयरवे ठीक होता है फिर दोबारा आ जाता है। वो पूरी तरह ठीक नहीं होता, क्योंकि द पेशेंट कीप्स शटलिंग बिटवीन दिस partial obstruction and full complete obstruction. He never gets cured because patients steroids लेने से डरते हैं। तो ये बहुत आवश्यक चीज है। इवन इस कोविड के टाइम पे आप स्टेरॉइड ले सकते हैं, आपको लेना चाहिए भी। तो अब ये हो गई एस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी।